कातिल। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था कि उसने मेन गेट से अपने मातहत एडी को अंदर दाखिल होते हुए देखा। उसने करीब आकर सार्जेंट मार्टिन को बाहर खड़े अफराद से हासिल करदा ताज़ा मालूमात से आगाह कर दिया। अब इसका मिसेस जैकब से मिलना जरूरी हो गया था। वो घर के ड्राइंग रूम की जानब बढ़ गया। एडी भी उसके हमरा था। ड्राइंग रूम में थॉमस दो औरतों के साथ मौजूद था। एक औरत सर झुकाए हिचकियां ले लेकर बुरी तरह रो रही थी, जबकि दूसरी उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। रोती हुई औरत को देखकर सार्जेंट मार्टिन को यह समझने में देर नहीं लगी कि यही मिसेस जूलिया जैकब थी। मिस्टर थॉमस, मुझे मिसेस जैकब से कुछ सवाल करने हैं, सार्जेंट मार्टिन ने थॉमस को मुखातिब करते हुए कहा। मगर मेरी बहन की हालत तो देखें, इस वक्त वो शदीद सदमे की हालत में है। ऐसी हालत में इससे पूछगछ मुनासिब नहीं है, थॉमस ने एतराज करते हुए कहा। रहने दो थॉमस, सार्जेंट को मुझसे जो पूछना है पूछने दो। मैं अगरचा अपने शोहर के कत्ल की वजह से शदीद सदमे में हूँ, मगर फिर भी इनके सवालात के जवाब दूंगी। मैं खुद भी चाहती हूँ कि मेरे शोहर का कातिल जल्द अज जल्द गिरफ्तार हो जाए। मिसेस जैकब ने अपना सर उठाते हुए कहा तो सार्जेंट मार्टिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस जैकब, मैं कानून से तावन करने पर आपका दिली तौर पर मशकूर हूँ। ये बताएं, जिस वक्त मिस्टर जैकब का कत्ल हुआ, इस वक्त इस घर में कौन कौन था? आप दोनों ही थे या कोई मुलाजिम भी था? नहीं, हमने कोई मुलाजिम वगैरह नहीं रखा, मिसेस जैकब नफी में सर हिलाते हुए बोली। मैं अपने घर के सारे काम खुद ही करती हूँ। इस घर में मेरे और जैकब के सिवा कोई नहीं रहता, अगरचा मेरी और जैकब की शादी को काफी अरसा हो चुका है। मगर आप उसे कुदरत की सितम ज़रीफ़ी कह लें कि हम इतना अरसा गुजरने के बाद भी औलाद जैसी नेमत से महरूम रहे हैं। इसलिए कत्ल के वक्त भी घर में हम दोनों ही मौजूद थे। जिस वक्त जैकब का कत्ल हुआ, आप उस वक्त कहाँ थी? सार्जेंट मार्टिन ने सवाल किया। मैं नीचे ड्राइंग रूम में थी। गोली चलने की आवाज सुनकर मैं ऊपर गई तो मैंने वहां एक खौफनाक मंजर देखा। मैंने देखा जैकब बेड पर पड़ा हुआ है और इसके सीने से खून बह रहा है। इस वक्त वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। आपने मिस्टर जैकब को इस हालत में देखकर क्या किया? सार्जेंट मार्टिन ने अगला सवाल किया। वक्ती तौर पर मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने जैकब को संभाला, मगर उसने चंद ही सानियों में मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। मैं किसी जमाने में नर्स रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि जैकब मर चुका है। मैं कुछ देर तक इससे लिपट कर रोती रही और फिर हवास बहाल होते ही मैंने अपने भाई थॉमस को फोन किया और फिर कुछ ही देर बाद पुलिस को भी फोन कर दिया। साथ ही शोर भी मचा दिया ताकि मोहल्लेदारों को भी इल्म हो जाए कि मुझ पर कैसी क़यामत टूट पड़ी है। मुझे पहले ही ये अंदाजा हो गया था कि जिस वक्त मिस्टर जैकब का कत्ल हुआ, आप दोनों इस घर में अकेले ही थे। मेरे मातहत एडी ने आपके हमसायों से पूछगछ की है और इनसे हासिल करदा मालूमात के मुताबिक आपके और आपके शोहर के तल्लुकात खासे कशीदा थे। घर से अक्सर ऊंची आवाज में झगड़ने की आवाजें पूरा मोहल्ला सुनता था। सार्जेंट मार्टिन ने सवालिया लहजे में कहा, तो इसमें ऐसी हैरत की कौन सी बात है? मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होना कोई अनहोनी बात तो नहीं। मेरे और जैकब के दरमियान भी छोटी मोटी तल्ख कलामी हो जाया करती थी, मिसेस जैकब ने जवाब दिया। इस तल्ख कलामी के नतीजे में आपने एक बार मिस्टर जैकब को गुलदान भी दे मारा था, जिसकी वजह से उनका सर फट गया था। ये मालूमात मेरे मातहत एडी को बाहर खड़े अफराद से मिली हैं, सार्जेंट मार्टिन ने कहा। जैकब का सर जमीन पर गिरने से जख्मी हुआ था। मेरे मोहल्लेदारों को राई का पहाड़ बनाने की आदत है। बेहतर है आप मेरी और मेरे शोहर की जाती जिंदगी की छानबीन करने की बजाय कत्ल की गिरफ्तारी पर तवज्जो दें। बात करते हुए मिसेस जैकब का लहजा तल्ख हो गया। ओके, सार्जेंट मार्टिन एहतजाजिया लहजे में बोला, तो आपका ख्याल है कि कातिल ने आपके शोहर को खिड़की के रास्ते गोली का निशाना बनाया है? जी बिल्कुल,
मिसेस जैकब तेज लहजे में बोली। जैकब को जिसने भी गोली मारी है वो खिड़की के रास्ते मारी है, क्योंकि बालाई मंजिल पर जाने का दूसरा रास्ता घर के अंदर से होकर गुजरता है और इस वक्त अंदरूनी दरवाजा बंद था, इसलिए कातिल उस रास्ते से बालाई मंजिल के कमरे तक रसाई हासिल नहीं कर सकता था। और हाँ, हमारे घर के सामने चार्ल्स नामी शख्स की रहाइश है। इसका और मेरे शोर का लेन देन का कुछ तनाजा भी चल रहा था। आपको तफ्तीश करते वक्त इस आदमी को भी ज़हन में रखना चाहिए। वो झगड़ालू टाइप आदमी है और 1-2 दफा जेल की हवा भी खा चुका है। मुझे शक है उसी ने मेरे शोर को मारा है। वो अपने घर की खिड़की से भी मेरे शोर को निशाना बना सकता है। आप हासी ज़हीन खातून हैं, सार्जेंट मार्टिन तहसीन अमेज लहजे में बोला, मगर जहां तक मेरा ख्याल है मिस्टर जैकब को गोली कमरे के अंदर ही मारी गई है, इसलिए आप मेरी तवज्जो किसी और जानब मबजूल कराने की कोशिश ना करें। आप ये कैसे कह सकते हैं? मिसेस जैकब तनक कर बोली। सार्जेंट मार्टिन की बात सुनकर मिसेस जैकब के भाई थॉमस और इसकी बीवी के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात ऊद आए थे। देखें मिसेस जैकब, अगर कातिल को आपके शोर को गोली ही मारनी थी तो वो इनके घर से बाहर निकलने का भी इंतजार कर सकता था। इस तरह उसके लिए इस कत्ल को सर अंजाम देना खासा आसान हो जाता, मगर उसने घर में दाखिल होकर मुश्किल तरीके से ही इस काम को पूरा करने की ठान ली। ये मेरे लिए बाइस हैरत है। आपका कहना है कि आपके शोर को बाहर से किसी ने गोली का निशाना बनाया है। सबसे पहले मैं आपके घर के सामने वाले घर की जानब आता हूँ, जहाँ पर कुछ ऐसी खिड़कियाँ मौजूद हैं जहाँ से मिस्टर जैकब को खिड़की के रास्ते निशाना बनाया जा सकता है, मगर ये इस सूरत मुमकिन है जब मिस्टर जैकब अपने घर की खिड़की के पास खड़े होते, मगर उन्हें इस वक्त गोली मारी गई जब वो अपने बेड पर लेटे हुए थे और कमरे में रखा बेड खिड़की से हिटकर ऐसे जाविये पर मौजूद है कि सामने मौजूद किसी खिड़की से वहां निशाना नहीं लगाया जा सकता है। जब उन्हें गोली मारी गई हो तो इस वक्त खिड़की के बिल्कुल पास ही खड़े हों और गोली लगने के बाद लड़खड़ाते हुए बेड पर आ गिरे हों। गोली लगने के बाद कुछ देर तक वो जिंदा रहे थे, मिसेस जैकब तेज लहजे में बोली। मैंने कहा ना आप ज़हीन खातून हैं, सार्जेंट मार्टिन जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला। आमतौर पर दिल पर गोली लगने के बाद इंसान जमीन पर गिरकर तड़पना शुरू कर देता है, ताहम ये कैसे मुमकिन है कि गोली खाकर कोई इंसान 10 फीट तक लड़खड़ाता हुआ चला जाए? मैं इससे इनकार नहीं करता, मगर मिस्टर जैकब के मामले में ऐसा नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं? मिसेस जैकब मुस्तफसर निगाहों से सार्जेंट मार्टिन को तकते हुए बोली। अब वो कुछ देर कबल वाली गम से नढाल खातून बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी। थॉमस और उसकी बीवी भी हैरत भरे अंदाज में उन दोनों की बातचीत सुन रहे थे। देखें मिसेस जैकब, अगर गोली लगने के वक्त आपके शोर खिड़की के बिल्कुल पास खड़े हुए होते तो बाद में लड़खड़ाते हुए बेड पर जा गिरे तो फिर खिड़की के पास जमीन पर उनके खून के कतरे मौजूद होने चाहिए थे, मगर मैं वहां का जायजा ले चुका हूँ। बेड के अलावा खून कहीं भी मौजूद नहीं है, जिसका मतलब है आपके शोर को इस वक्त गोली का निशाना बनाया गया जब वो बेड पर लेटे या बैठे हुए थे, सार्जेंट मार्टिन ने जवाब देते हुए कहा। चले मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि मेरे घर के सामने वाली किसी खिड़की से मेरे शोर को निशाना नहीं बनाया गया, मगर ये तो मुमकिन है कि कातिल मेरे घर की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ हो और फिर नीचे से पानी के पाइपलाइन के सहारे बालाई मंजिल की खिड़की तक पहुंचा हो और खिड़की तक पहुंचते ही उसने पाइप के साथ लटके ही कमरे में मौजूद मेरे शोर पर फायर किया हो और फिर उसी रास्ते से फरार हो गया हो, मिसेस जैकब ने पुरजोर लहजे में कहा। पानी के पाइप को मैं चेक कर चुका हूँ, वो खासा पुराना आहनी पाइप है, इसके सहारे ऊपर चढ़ा जा सकता है, मगर इस वक्त ये भी मुमकिन नहीं है। पाइप पर पुराना होने की वजह से काफी काई जम चुकी है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा फिसलन है कि कोई जिम्नास्टिक का खिलाड़ी भी इसके सहारे खिड़की तक नहीं पहुंच सकता, सार्जेंट मार्टिन ने जवाब देते हुए कहा।
तो फिर कातिल ने यकीनन खिड़की तक रसाई के लिए सामने मौजूद दरख्त का सहारा लिया होगा। मिसेस जैकब ने कहा, ताहम उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट के तासुरात भी ऊद आए थे। बादियुल नजर में देखा जाए तो ये मुमकिन दिखाई देता है कि दरख्त पर चढ़कर कातिल ऐसी पोजीशन हासिल कर सकता था जहां से ऐसा जाविया बन जाए कि वो आपके शोर को बेड पर लेटे हुए या बैठे हुए भी बाहर से निशाना बना सकता था। मगर इस वक्त ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस दरख्त पर इस वक्त शहद की मक्खियों ने अपना आशियाना बना रखा है। कातिल को खिड़की के बिल्कुल सीध में जाने के लिए शहद की मक्खियों के छत्ते के 2 फीट तक करीब जाना पड़ता, और शहद की मक्खियों के बारे में नाचीज को भी कुछ जानकारी हासिल है। शहद की मक्खियां अपने आशियाने के 10 फीट की दूरी पर किसी इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं करती और उस पर हमला कर देती हैं। यहाँ तो कातिल को इनके छत्ते के 2 फीट करीब आना था। अगर वो ऐसा करता तो ये मक्खियां उसे इतनी आसानी से न जाने देती। इसका फरार लोगों के सामने एक तमाशा बन जाता, और फिर हमारी मालूमात के मुताबिक तो बाहर किसी ने भी आपके घर से किसी को भी भागते हुए नहीं देखा है। हालांकि गोली चलने की आवाज सुनकर कई राहगीर इस घर की जानब मुतवज्जा हो गए थे। चार्ल्स के बारे में तफ्तीश कर चुका हूँ। मैंने आपसे आधे घंटे कबल उसकी मोबाइल लोकेशन चेक करवाई है, और मोबाइल लोकेशन के मुताबिक जिस वक्त आपने पुलिस को फोन करके जैकब के कत्ल की इतला दी थी, चार्ल्स यहाँ से काफी दूर अपने ऑफिस में मौजूद था, जिससे जाहिर होता है कि कातिल इस घर के अंदर मौजूद है। यानी सीधी सी बात है कि आपने ही आए रोज के झगड़ों से तंग आकर अपने शोर को रास्ते से हटा दिया है। सार्जेंट मार्टिन के आखिरी अल्फाज सुनकर मिसेस जैकब अपनी जगह से यूं उछली जैसे उससे किसी बिच्छू ने डंक मार लिया हो। इसका भाई थॉमस और इसकी बीवी भी अपनी जगह से खड़े हो गए थे। सार्जेंट मार्टिन का मातहत एडी खामोशी से अपनी जगह खड़ा हो गया था। उसने अभी तक गुफ्तगू में मुदाखलत करने की कोई कोशिश नहीं की थी। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या सबूत है कि मैंने अपने शोर को कत्ल किया है? मिसेस जैकब गुस्सीले लहजे में बोली। गुस्से की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। देखें मिसेस जैकब, मैं साबित कर चुका हूँ कि कातिल बाहर से नहीं आया, और आप खुद भी मान चुकी हैं कि जब मिस्टर जैकब का कत्ल हुआ इस वक्त आप दोनों के सिवा घर में कोई भी मौजूद नहीं था। आपने मुझसे ये गलत बयानी भी की है कि जब आपके शोहर की मौत हुई तो आप इनसे लिपट कर रोती रही हैं। सार्जेंट मार्टिन ने ठंडे लहजे में कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने गलत बयानी की है? क्या आप इस वक्त यहाँ मौजूद थे? मिसेस जैकब तंजिया लहजे में बोली। अगर आप इनसे लिपट कर रोई होती तो आपके कपड़ों पर भी खून के निशानात होते, मगर आपके लिबास पर खून का एक दाग भी नहीं है। सार्जेंट ने जवाब दिया, मैंने खून के निशानात 2 लिए थे। मिसेस जैकब ने तेज लहजे में कहा, ऐसी सूरत में आपके कपड़े कुछ न कुछ गीले होने चाहिए थे। मुझे यहाँ आए ज्यादा देर नहीं हुई। ये सर्दी का मौसम है, इसलिए गीले लिबास इतनी जल्दी नहीं सूख सकते, और आपके कपड़े तो यकसर सूखे हुए हैं। धोने की वजह से लिबास का कुछ हिस्सा तो गीला होना चाहिए था। सार्जेंट मार्टिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मुझे मेरे शोर का कातिल समझते हैं तो बेशक मुझे गिरफ्तार कर लें, मगर याद रखें आप मुझे अदालत में कातिल साबित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अदालत में सबसे बड़ा सबूत आला कत्ल माना जाता है, जो आप अभी तक बरामद नहीं कर सके। चाहे तो मेरे पूरे घर की तलाशी ले लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। मिसेस जैकब इस बार चैलेंज भरे लहजे में बोली। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अदालत में आला कत्ल के बगैर किसी को कातिल साबित करना खासा मुश्किल होता है। आपने बहुत सोच समझ कर अपने शोहर का कत्ल किया है। आप जानती थी कि पुलिस आप पर शक कर सकती है। आप अपनी दास्त में बेहतरीन वक्त का इंतखाब किया था। एडी ने बाहर के अफराद से जो पूछगिछ की है, इसके मुताबिक भी इन दिनों आपके शोहर और आपके घर के सामने रहाइश पजीर चार्ल्स नामी शख्स के दरमियान लेन देन के मामले में तनाज़ा चल रहा था। आपने मेरी तवज्जो भी उस जानब मबजूल कराने की पूरी कोशिश की, मगर आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी।
جائے وقوع کا جائزہ لینے کے بعد مجھے اس حقیقت کا بخوبی ادراک ہو چکا ہے کہ مسٹر جیکب کو مارنے والا گھر کے اندر ہی موجود تھا اور قتل کے وقت آپ دونوں کے سوا کوئی بھی گھر میں موجود نہیں تھا، لہٰذا یہ قتل آپ نے ہی کیا ہے۔ اعلیٰ قتل بھی میں برآمد کر لوں گا۔ میں جانتا ہوں آپ کو اپنے شوہر کو قتل کرنے بعد گھر سے نکلنے کا موقع نہیں مل سکا، اور یہ بیوقوفی آپ جیسی ذہین عورت کر بھی نہیں سکتی۔ گولی چلنے کی آواز سن کر بہت سے لوگ اس جانب متوجہ ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ اعلیٰ قتل ٹھکانے لگانے کے لیے گھر سے باہر نکلتی تو کسی کی نگاہوں میں آ جاتی، اور پھر جیسے ہی پولیس کو یہ بات علم میں آتی کہ گولی چلنے کے بعد آپ گھر سے باہر گئی تھی تو آپ کا کردار مشکوک ہو جاتا۔ اس لیے آپ نے اعلیٰ قتل اس گھر میں ہی چھپا رکھا ہے۔ ایڈی کو کچھ راہگیروں نے یہ بھی بتایا ہے کہ گولی چلنے اور آپ کے شور مچانے کی آواز میں 2 سے 3 منٹ کا وقفہ تھا۔ میں اس کی وجہ سمجھ سکتا ہوں۔ آپ شور مچا کر لوگوں کو بلانے سے پہلے اعلیٰ قتل ٹھکانے لگانا چاہتی تھیں۔ مجھے یقین ہے آپ نے وہ پسٹل گھر کے اندر ہی چھپا رکھا ہے جس سے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے۔ سارجنٹ مارٹن نے نہایت تفصیل سے اپنا تجزیہ بیان کیا۔ سارجنٹ، اگر اعلیٰ قتل اس گھر میں موجود ہے تو آپ اسے تلاش کر لیں، دیر کس بات کی ہے؟ مسز جیکب نے بددستور چیلنج بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا جواب سن کر سارجنٹ مارٹن کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تیرنے لگی۔ وہ چند ثانیوں تک طنزیہ انداز میں مسکراتا رہا اور پھر بولا، اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں اس گھر سے اعلیٰ قتل تلاش نہیں کر پاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں جانتا ہوں اعلیٰ قتل کہاں ہے۔ دراصل میری عادت ہے کہ کسی بھی کیس کی تفتیش کرتے ہوئے انسانی نفسیات کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہوں۔ آپ کے معاملے میں بھی میں نے یہی کیا ہے۔ کسی انسان کا قتل کوئی معمولی اقدام نہیں ہے۔ قاتل جب کسی کی جان لیتا ہے تو اس وقت اس کے اپنے اعصاب بھی خاصا پریشر پکڑ لیتے ہیں اور اس کے سر پر خوف سوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یا تو وہ جائے وقوع سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر ایسے شواہد ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی مدد سے پولیس اس کو قتل کے شبے میں گرفتار کر لے، اور ظاہر ہے اس سلسلے میں سب سے بڑا ثبوت اعلیٰ قتل ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی بھی پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اعلیٰ قتل کہاں چھپایا ہے اور کیوں آپ اتنے اعتماد سے مجھے پورے گھر کی تلاشی لینے کا چیلنج کر رہی ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ پولیس کی توجہ اس جانب نہیں جائے گی، مگر میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، میں کسی بھی کیس کو حل کرتے وقت انسانی نفسیات کو ضرور مد نظر رکھتا ہوں۔ آپ کی یہ چال ناکام ہو جائے گی سارجنٹ۔ میں آپ کی باتوں کے جال میں پھنس کر ایسا کچھ نہیں بولوں گی جو عدالت میں میرے خلاف چلا جائے۔ اگر آپ کو اعلیٰ قتل کے بارے میں معلوم ہے تو اسے برآمد کر لیں۔ مسز جیکب نے سخت لہجے میں کہا۔ چلے میں اسے برآمد کر لیتا ہوں، سارجنٹ مارٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں آ کر میں نے آپ کے پورے گھر کا جائزہ لیا تو عقبی جانب موجود چھوٹے سیلان کا جائزہ بھی لیا تھا۔ وہاں پھولوں کے لیے 3 چھوٹی کیاریاں بنی ہوئی ہیں جن میں پھول کھلنے کا ابھی آغاز نہیں ہوا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف ایک کیاری کو پانی دیا گیا ہے، باقی دونوں کیاریاں اور پورا لان سوکھا پڑا ہے۔ اس کیاری میں پانی کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ بھی میں جانتا ہوں۔ اگر کسی سوکھی ہوئی کیاری سے مٹی کھودی جائے تو نیچے سے نم مٹی نکل آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے تازہ کھدائی کی گئی ہے۔ تاہم اگر پوری کیاری کو پانی دے دیا جائے تو پھر پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ساری مٹی ہی گیلی دکھائی دینے لگتی ہے۔ مجھے یقین ہے اعلیٰ قتل اسی کیاری میں مدفون ہے۔ اپنے شوہر کو قتل کر کے فوری طور پر اعلیٰ قتل چھپانے کے لیے یہی جگہ آپ کو مناسب لگی تھی۔ آپ نے بڑی ذہانت سے کام لیا، مگر اگر ساری کیاریوں کو پانی لگا دیتی تو شاید مجھے شک نہ ہوتا۔ ویسے یہ صرف میرا شک تھا جو آپ کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات دے کر یقین میں بدل چکا ہے۔ بات کرتے ہوئے سارجنٹ مارٹن کا لہجہ ایک بار پھر احتجاجیہ ہو گیا۔
مسز جیکب نے اس بار کوئی جواب نہ دیا۔ سارجنٹ مارٹن کا جواب سن کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ ایڈی، دیگر پولیس والوں کی مدد سے پچھلے لان میں جاؤ اور گیلی کیاریوں کو کھود ڈالو۔ مجھے یقین ہے وہاں سے وہ پسٹل برآمد ہو جائے گا جس سے مسز جیکب نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے۔ ان کا خیال تھا ہمارا دھیان اس جانب نہیں جائے گا۔ سارجنٹ مارٹن نے چہرہ موڑ کر ایڈی کو مخاطب کیا تو وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ مسز جیکب اب اپنی جگہ پر خاموش کھڑی تھی۔ اس کا بھائی تھامس اور اس کی بیوی حیرت بھرے انداز میں اس کا چہرہ تک رہے تھے۔ شاید سارجنٹ مارٹن کے دلائل سے انہیں بھی یہ باور ہو گیا تھا کہ جیکب کا قتل اسی نے کیا ہے۔ سارجنٹ مارٹن کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہی مطلوبہ جگہ سے وہ پسٹل برآمد کر لیا گیا جس سے جیکب کو قتل کیا گیا تھا، کیونکہ کچھ ہی دیر میں ایڈی اعلیٰ قتل کیاریوں سے برآمد کر چکا تھا اور مسز جیکب سفید چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی راہ فرار نہ رہی تھی۔ اس کے بعد مسز جیکب کو گرفتار کر لیا گیا۔ سارجنٹ مارٹن کے پاس اب مسز جیکب کو عدالت میں قاتل ثابت کرنے کے لیے کافی ثبوت موجود تھے۔ برآمد ہونے والے پسٹل کے فورینسک ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ اسی پسٹل سے جیکب کو مارا گیا ہے، کیونکہ فائر کمرے کے اندر سے کیا گیا تھا۔ اس طرح مقتول جیکب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی اس بات کا تعین ہو جاتا کہ فائر 6-7 فٹ کی دوری ہی سے کیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ قتل مسز جیکب کے گھر سے ہی برآمد ہوا ہے۔ اس لیے اب مسز جیکب کا سزا سے بچنا ناممکن تھا۔ مسز جیکب نے اپنے شوہر کا قتل کر کے الزام چارلس کے سر دھرنے کی کوشش کی تھی۔ بڑی ذہانت سے سارا پلان بنایا گیا تھا، مگر سارجنٹ مارٹن جیسے کئی آدمی کے سامنے اس کی ذہانت نہیں چل پائی تھی۔